तो हम सब लोग ये जानते हैं कि स्टेक होल्डर ह्यूमन भी हो सकते हैं, नॉन ह्यूमन भी हो सकते हैं, और उसके अलावा स्टेक होल्डर जो है वो कोई भी ऐसी एंटिटी हो सकती है जिसका ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंटरेस्ट है या ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्टेक है, मुफाद। हम अभी तक शेयर होल्डर को डिस्कस कर चुके हैं, ऑनर या कह लीजिए कि हमने एम्प्लॉइज को डिस्कस किया था कल। आज हम शुरू करने लगे सीनियर एम्प्लॉइज से। ये सीनियर एम्प्लॉइज में आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, ये जो है कुछ इस तरह से आप कह सकते हैं कि बनते हैं कि ये लोग आमतौर पे निचले कोर से नहीं, टेक्निकल लेवल से रिक्रूट हुए होते हैं। यानी बहुत निचले लेवल से तो प्रमोट होते होते जिंदगी गुजर जाएगी ना, टेक्निकल लेवल तक आते हैं। तो ये टेक्निकल लेवल पे आमतौर पे ज्वाइनिंग करते हैं, जैसे MBA मार्केटिंग, MSHR, CA, ये सब यहाँ से काम शुरू करते हैं। अगर ये काम कर रहे हैं KPMG में या ये काम कर रहे हैं इधर आप कह लें किसी ऑडिट फर्म में, इवन तो जो स्टार्ट होता है वो टेक्निकल लेवल से होता है। लेकिन प्रमोट होते होते ये स्ट्रेटेजिक लेवल पे आ जाते हैं, फिर इनके नाम के साथ लग जाता है सीनियर मैनेजर या इनको असिस्टेंट डायरेक्टर कहा जाता है। ये प्रमोटीज होते हैं, नीचे से आते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, फिर इनमें से ना ग्रुप्स बन जाते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स बन जाते हैं। अच्छा, वो जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं वो क्या होते हैं, वो मुख्तलिफ सोचों के हामिल होते हैं, जिनमें से कुछ का ख्याल होता है कि हमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रहना चाहिए, दूसरों का भी ख्याल होता है हमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रहना चाहिए, कार मैन्युफैक्चरर है। लेकिन वो कहते हैं कि हमें ना इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन की तरफ जाना चाहिए, वो कहते हैं हमें हाइब्रिड की तरफ जाना चाहिए, कुछ कहते हैं हमें इलेक्ट्रॉनिक कार की तरफ। तो मुख्तलिफ नजरियात के लोग इकट्ठे होते हैं। बात का उनमें डिफरेंसेस इतने होते हैं कि वो अलग अलग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनमें से कुछ लोग एज अ डायरेक्टर काम कर रहे होते हैं पहले भी, और शेयर होल्डर का उनको वोट डल जाता है तो वो इलेक्ट हो जाते हैं, काम शुरू कर देते हैं। दूसरे ग्रुप को मिल गया तो दूसरे ग्रुप को शुरू कर देते हैं। इस तरह ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिलेक्ट हो जाते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में से आमतौर पे एक सीनियर बंदा होता है और इसको कहा जाता है चेयर ऑफ द कंपनी, चेयर ऑफ द कंपनी। तो ये आप कह सकते हैं कि ये इलेक्शन में ही एक सीनियर आदमी एज अ चेयर आ जाता है। पिछले वाला चेयर जो है अगर वही रहा तो वो कंटिन्यू करेगा, नहीं है तो नया चेयर उसकी जगह आ जाएगा, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये चेयरमैन है, क्या है, चेयरमैन, चेयर कह लें, चेयरमैन कह लें। आमतौर पर जो चेयरमैन है इसके लेफ्ट साइड पे आप ये यंग सा आदमी एक देख रहे हैं, बड़ा स्मार्ट सा नजर आ रहा है आपको, ठीक है, जेल वाले बाल है इसके। ये आमतौर पे इस तरह का कोई एक आध बंदा CEO होता है, यानी डायरेक्टर्स में से एक ऐसा डायरेक्टर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव बड़ा अहम होता है, यानी एक्चुअली चेयरमैन सिर्फ सदर की तरह इतना ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर को नहीं देखता, वो डिसिप्लिन को देखता है, मीटिंग्स को हेल्ड करवाता है। उसका काम जरा ना सदर वाला है, होम्योपैथिक टाइप काम कम ही होता है इसका। असल काम करना होता है किसने, CEO ने। तो ये आमतौर पर इसके राइट हैंड बैठता है, राइट हैंड रिस्पेक्ट के लिए से दाएं हाथ पे बिठाया जाता है। बाएं हाथ पे आमतौर पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉ ग्रेजुएट होता है, ये CEO नहीं, ये सेक्रेटरी कंपनी। हायरिंग के अंदर नोटिफिकेशन, बाकी चैलेंजेस इन्होंने देखने होते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि चेयरमैन इज सिटिंग इन द सेंटर, वो जो टेबल का कॉर्नर नहीं होता, जैसे घरों में वाली डाइनिंग मेज में एक चेयर बड़ी होती है, उसमें दादी अम्मी बैठती है टू हेड इट, उसके आर्म रेस्ट भी होते हैं, और जो बाकी चेयर होती है विदाउट आर्म रेस्ट होती है, वहां पे अब्बू अम्मी आप लोग बैठते हैं, दादी अम्मी कहाँ बैठती है, उस बड़ी चेयर पे।
दादा को स्टूल पे बैठाया होता है। अच्छा नहीं आप थोड़े दादा अबू वहां बैठते हैं, लेकिन दादी अम्मी या दादा अबू बैठते हैं स्टेयर। इसी तरह यहाँ पे ये कंपनी के दादा अबू, ठीक है। और राइट साइड में कौन है? सीईओ, चीफ। मैं जरा माहौल बना रहा हूँ, समझ आए काम कैसे होता है। तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। और लेफ्ट साइड पे कौन है? कंपनी सेक्रेटरी। ये लॉ ग्रेजुएट होगा या चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा? अच्छा, ये तमाम लोगों की अपॉइंटमेंट लेटर्स बनाना, उनके साथ लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स करना, कंपनी के कुछ इश्यूज वगैरह, और ये जो मीटिंग हो रही है इसके नोट्स बनाना, फिर इसके मिनट्स बनाना, ये इनके काम, और बाकी लोगों को इन्फॉर्म करना। अब इसके अंदर ये जो लेफ्ट साइड पे आपको ये जो खातून नजर आ रही है, मोस्ट प्रोबेबली सीईओ के साथ आमतौर पे सीएफओ बैठा होता है। इसको कहते हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ये दूसरा बड़ा ओहदा है, ये दूसरा बड़ा होता है चीफ फाइनेंस। सीईओ के बाद दूसरा बड़ा होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। इसके हाथ में बड़े कंट्रोल्स होते हैं। इवन किसी चौकीदार को मोटरसाइकिल भी चाहिए, उसके पैसे भी इसकी पेन की निब के नीचे है। ये नहीं समझे लोगों की तकदीर के कई फैसले इनके पेन की नोक पे लाने रख दी, ठीक है जी। गाड़ी, लोन, बेनिफिट्स, इंक्रीमेंट्स, ये सब इनके पास होते हैं। अच्छा, तो अब ये इधर आ गए। अब इस साइड पे मजीद लोग बैठे होंगे यहाँ पे, ये इस साइड पे ना, इनके आगे इस टेबल पे ये सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, ये सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। अब बहुत चीजें ऐसी हैं जो इनसे नहीं हो पाती। जैसे हमारे सीएफई में बिजनेस रिपोर्ट राइटिंग का टीचर अपना कोई नहीं है, अपना बिजनेस रिपोर्ट राइटिंग का टीचर नहीं है परमानेंट स्टाफ में। तो हम मैडम को विजिटिंग के तौर पे बुलाते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के तौर पे बुलाते हैं। तो आपने देखा होगा कि वो है भी अपने सब्जेक्ट में माहिर है, और आपने उनकी गाड़ी से भी अंदाजा लगा लिया है ना। अच्छा, तो हम ये कह रहे थे कि इस साइड पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये कौन है? ये परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये 9 से 5 हमारे पास ही है, हमारे अपने एम्प्लॉय में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीएफओ, सीईओ, चेयरमैन, ये सब हमारे परमानेंट एम्प्लॉय, ये सब हमारे, इनके बाकायदा ऑफिसेज हैं अपने, और उसके ऊपर इनका सुबह 9 बजे पहुंचना जरूरी है, 9 से 5। उसके अलावा इजाफी काम है तो भी बैठे। लेकिन ये जो इसकी सेक्रेटरी की लेफ्ट साइड पे जो बैठे हुए हैं, लेफ्ट साइड पे, उस साइड में, इस साइड में आपका राइट बनता, चेयरमैन का लेफ्ट बनता। तो चेयरमैन की लेफ्ट साइड पे सेक्रेटरी से आगे जो बैठे हुए हैं, ये एक्सपर्ट बुलाए हुए मीटिंग के अंदर मशवरा देने के लिए। इन्हें हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव इसलिए कहते हैं कि ये है तो एग्जीक्यूटिव्स, लेकिन ये हमारे एम्प्लॉयज नहीं है, लेकिन ये हमारे एम्प्लॉयज नहीं है। इनको महारत के लिए बुलाया जाता है, और इनको पैसे मीटिंग के एतबार से दिए जाते हैं। जिस मीटिंग में जाएंगे उतने पैसे। यानी बेयरमैक्स बेयरिंग की कंपनी है, जिनका प्लांट तो चाइना में है, लेकिन उनका ऑपरेशनल ऑफिस है एक पेशावर में, एक लाहौर में। तो वो मुझे 5000 देते हैं एक मीटिंग का एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो वहां जाके मैंने, वो पहले मुझे नोट्स भेजते हैं, स्टडी वगैरह करके जाना होता है। जो भी चीज पे बात होगी उस पर बात आपने करनी है, तो वो आप पढ़ के जाएंगे। तो नोट्स कौन भेजेगा मुझे, और इनविटेशन कौन भेजेगा मीटिंग का? कंपनी सेक्रेटरी, क्योंकि मीटिंग हैंड करवाना भी उसकी जिम्मेदारी है। तो वो मुझे भेजेगा क्या? नोट्स, बॉक्स फाइलें, उनकी कापियां जो है वो मुझे पहले भेज, वरना वहां जाके क्या होगा, एक मीटिंग के पैसे हमारे जाया हो जाएंगे। पैसे दे देंगे मुझे, मैं कहूंगा मेरा नोट्स ही भेजे, मैं पढ़ के नहीं आया, मैं नहीं बात करूंगा, मैं तो पढ़ूंगा तो बात करूंगा ना। तो लिहाजा वो मुझे पहले नोट्स भेजेंगे, तो वहां बैठ के फिर हम बात करेंगे। इसी तरह यूनिवर्सिटीज में, सुपीरियर यूनिवर्सिटी में बोर्ड ऑफ स्टडीज में बुलाते हैं, तो वो हम लेफ्ट साइड पे होते हैं, और उनकी बॉडी राइट साइड पे होती है, डीन, एकेडमिक डीन्स वगैरह, और हम लेफ्ट साइड पे होते हैं। तो इनकी जो एमकॉम की बॉडी है उसमें जो बुलाते हैं, और एक और बॉडी है उधर जो रायगंज में, वहां एज अ बोर्ड ऑफ स्टडीज में बुला लेते हैं। अच्छा बच्चों,
उसकी वजह है वो डिफरेंट फील्ड्स में नॉलेज होने की वजह से वो जब भी कंपोजिट फील्ड का मामला आता है तो उसमें बुला लेते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी हमारे यहाँ पीएचडी बहुत कम है, तो जो एमएस वाले हैं उनकी सीएटी पीएचडी वाली बनी हुई है, अभी पीएचडी नहीं उसके। अच्छा बच्चों, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल? अब बात समझ आई आपको माहौल क्या है। दरमियान में ये चेयरमैन बैठा हुआ, बड़ी सी चेयर की, उसकी टेक इतनी ऊंची सारी होती है, इसकी तो नहीं इतनी नजर आ रही, और बड़ी कुर्सी है, इधर बड़ी होती है, इधर उससे ज्यादा छोटी होती है, इधर दाएं तरफ सीईओ, इस तरफ कंपनी सेक्रेटरी, सीईओ के साथ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और इस तरफ सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और इस तरफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से लेके आपका सीएफओ, सीईओ एंड चेयरमैन, ये परमानेंट एम्प्लॉई, और लेफ्ट साइड में कंपनी सेक्रेटरी के बाद जितने बैठे हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव। अब इनमें बात का ये भी रोल होता है कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं वो रूलिंग पार्टी होती है, हुकूमत, और जो नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं कभी कभी अपोजिशन का रोल प्ले करते हैं, तनकीद करते हैं, और बड़े बड़े काम होते हैं। जैसे मैं केस स्टडी करा रहा था कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे, उस केस स्टडी में ये था कि मीटिंग हो रही है और वो डिस्कस करते हैं कि हम ये वाला शिप जो है पैसिफिक ओशन से रूट पे लगा देते हैं। तो एडमिरल एक रिटायर्ड होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो थोड़ा सा लेट पहुंचा मीटिंग में, और वो जैसे ही पहुंचा बोला तोड़ा मेरा घर को जाएगी करने लगे, इस शिप के तो रेयर डॉर नीचे लगे हुए, ओपन रेयर डॉर, ये तो पैसिफिक ओशन रफ सी है, और वहां जैसे ही तुम इसे भेजोगे लहरें शीशे तोड़ के अंदर आएंगी और ये शिप डूब जाएगा, कंपनी भी डूब जाएगी, और इंश्योरेंस कंपनी भी इसको रिकवर नहीं करेगी, क्योंकि आप खुद पागलों वाला काम करें, कश्ती को पैसिफिक ओशन में भेज रहे हैं, तो वो क्या है, वो उस फील्ड को समझता है। इसी तरह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी फ्लैट बना चुकी है सारे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को दौरे का दावत दी जाती है कि आप विजिट करें, वो वहां बोले ताड़ा मेरा घर को जो तार क्या लगाई है, और ये तार से तो आग लग जाएगी, ये तो कंपनी का नाम डूब जाएगा, ये तो अनएथिकल है। अच्छा, फिर इसी तरह एक दफा एचआरपी को बात हो रही थी, एकदम हो तुसी की कर रहे हो यार, सारी आपकी लेबर भाग जाएगी, आपने तो 5 साल से और 3 साल से इंक्रीमेंट ही नहीं लगाई कोई, भले जो भी हालात है इनको इंक्रीमेंट ना दी, ये गए। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का काम है जो चीज गलत हो रही है उसको रोकना, और बड़े बड़े नाम जैसे आईटी के अंदर बिल गेट्स का नाम है, इसी तरह जो है वो मतलब सलमान का नाम है, सलमान चौधरी का नाम है आईटी में, ठीक है जी, नईम अख्तर का नाम है, लो जी ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, जैसे शेयर होल्डर पता है नईम अख्तर आ गया, सलमान चौधरी आ गए, बिल गेट आ गए, वाह जी वाह, अब कंपनी चलेगी। इत्तेमाद के बड़े लोग हैं, वो खुद एक ब्रांड है, ठीक है जी। अच्छा बच्चों, तो बात क्या कर रहे थे, बात ये कर रहे थे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स माइट कंसिस्टेड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर यूजुअली फुल टाइम एम्प्लॉइज, ये हमने भी बता दिया है ना। एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फुल टाइम एम्प्लॉइज, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन्वॉल्व इन द management of the company. The interest is therefore often similar to interest of the other senior manager. यानी जो assistant director level के manager हैं और इनके interest एक जैसे होते हैं। क्या interest होते हैं? इनके interest ये होते हैं कि इन्हें cash bonuses मिले, इन्हें medical मिले, house rent मिले, share scheme offer की जाए जिसमें कंपनी के shares इन्हें मिले benefit के तौर पे, इनको पावर एंड स्टेटस मिले। वही वो जो कल थी कि बड़ी सी गाड़ी लेने आए और छतरी लेके बंदा खड़ा, वो वाली बात। अच्छा, उसके बाद इनका करियर प्रोस्पेक्ट हो, यानी आगे डायरेक्टर, सीएफओ, सीईओ बनने के चांसेस नुमाया हो, और पॉपुलैरिटी इन फील्ड में एक पॉपुलैरिटी हो। पॉपुलैरिटी का मतलब यह है कि आप ये कह लीजिए कि हर बंदा चाहता है मेरे फील्ड में इतना नाम हो कि जैसे किसी को पता लगे यार बशर की ना आजकल कोई नाराजगी चल रही सीएफए, तो स्कैन से होना है बशर यार कोई बात नहीं, चक्कर तो लगा, पैक वाले फोन करें, है ना। तो ये हर बंदा चाहता है कि आप माने या ना माने, इंसान की दिल में ये ख्वाहिश होती है कि वो जिस फील्ड में काम कर रहा है काम भी करे, लेकिन उस फील्ड का दूसरे लोग भी उसे जानते हो। जॉब सिक्योरिटी ऐसे नहीं है फौरन ही कोई निकाल दे, कोई नोटिस पीरियड हो, महीना 3 महीने फिर, और पावर भी हो इनके पास, इख्तियारात भी हो, ठीक होगी ना बात बच्चों।
ये इनके एम्स है, ये इनके इंटरेस्ट है इस ऑर्गेनाइजेशन के। क्लियर बच्चों? अच्छा यहाँ पे चेयरमैन कौन सा है? ये चेयरमैन। अच्छा आपने नोट किया होगा चेयरमैन दोनों दफा जो आपने देखा थोड़ा बुजुर्ग सा नहीं है, सिल्वरी हेयर वाला, है ना? अच्छा बच्चों ठीक होगी ना बात? इनका जो सीईओ थोड़ा मीसना सा लग रहा है ना? सेक्रेटरी थोड़ी इनोसेंट लग रही है ना? बहरहाल अपना अपना मिजाज है। अच्छा एग्जैक्ट नहीं, वो उसकी राइट साइड नहीं, सॉरी उलट हो गया, कोई बात। ये सीईओ है तो फीमेल भी सीईओ हो सकती है, ऐसा मसला नहीं है, पाबंदी नहीं है। ये जगह सीएफओ मर्द रखा हुआ है और ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देखिए, ये भी जरा बुजुर्ग सी है, ये इन्होंने बुलाई होगी ना बाहर से, तो जो माहिर होगी उस फील्ड की वो बुलाई होगी। अच्छा बच्चों एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अदर सीनियर मैनेजर ऑफन वांट देयर कंपनी ग्रो करे, क्योंकि कंपनी ग्रो करेगी तो उन्हें क्या मिलेगा? ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अच्छा बिकॉज लार्जर कंपनीज क्या होती है? लार्जर रिन्यूमरेशन तो लार्जर कंपनियों से मिलेगा ना। अच्छा एंड मोर पावर एंड स्टेटस, ज्यादा पावर और स्टेटस भी मिलेगा अगर बड़ी कंपनी होंगे। अब छोटी कंपनी है तो क्या यार 1000 सीसी गाड़ी काफी, चलो पल्टस से काम चलाओ। दरमियानी होगी तो सिटी दे दी। अच्छी कंपनी होगी तो रिवॉन भी दे सकती है, स्पॉटेज भी दे सकती है और होंडा विजल भी दे सकती है, बड़ी कंपनी, ठीक है ना। और पिछले दिनों एक कंपनी थी वो पेट्रोल का काम करने वाली थी, उन्होंने इतना ज्यादा काम मेरे से करवाया, सालों के प्रोफाइल्स बनाए, लोन भी ले लिया, ठीक है। उसके बाद कहते हैं सिर्फ 2 लाख रुपए ले लो इस्लामाबाद आके, सारा कुछ छोड़ के मैं आ जाऊँ इस्लामाबाद, तो कहते इधर आ जाओ फिर बड़ा कुछ मिलेगा। और मैं क्या कुछ है थी तुम सड़िए लोग उठे की करना है, इतना काम करके दिया आप लोग ऑनरली मुझे महीना लगा के नहीं, या मुझे तो कम से कम बड़ी कैन को 25-30 लीटर की पेट्रोल की भर के भेज दिया करते हर महीने, इतना काम किया। अच्छा बच्चों कोई नहीं, अल्लाह मालिक। तो अब हाउएवर ग्रोइंग कंपनी नॉट नेसेसरली इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर। ग्रोइंग कंपनी आमतौर पे शेयर होल्डर के इतने इंटरेस्ट में नहीं होती। ये क्या बात होगी, कंपनी ग्रो कर रही है और शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में नहीं। चलिए इसका जवाब आपसे लेते हैं। क्या कंपनियां जो डूबी है वो नॉर्मल हालात में डूबी है या जब वो ग्रोथ की एफर्ट कर रही थी तब डूबी? जितनी कंपनियां हैं, हर कंपनी जब ग्रोथ की एफर्ट करती गलती वहां होती। यानी आप बैट्समैन अपनी फील्ड में बैटिंग कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास स्कोर कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, जब आप कोशिश करेंगे ना साथ बॉलर भी बन जाऊं तो थोड़ी बैटिंग से तवज्जो हटी, बॉलिंग पे थोड़ा फोकस किया तो पता लगा बैटिंग में भी 35 रन हो गया और बॉलिंग में नहीं आई। ऐसा अक्सर हो जाता है, क्या समझे? तो लिहाजा जब बंदा ग्रो करने की कोशिश करता है, डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करता है, पिटाई के चांसेस वहां ज्यादा होते हैं। तो कंपनी का, और जैसे ही ये लोग ग्रोथ की कोशिश करते हैं दवाएं शुरू कर देते हैं शेयर होल्डर, यार लो अक्ल दे अच्छे खासे हम सोने की मुर्गी के अंडे खा रहे हैं और ये बेशरम कहते हैं कि हम कुछ और करने जा रहे हैं, और बंदे को मुश्किल आई रहती है। और जितना ज्यादा ग्रोथ में जाएंगे उतना रिस्क क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि आप नई मार्केट में जाएंगे, नई मार्केट में नए बॉक्सर, नए प्लेयर, नए कराटे प्लेयर, नए जूडो प्लेयर होंगे, और वहां जाके जरा सी आपकी चाल ना चली तो एक की काई वो पे तो कंपनी बाहर। तो खतरा तो रहता है कि नहीं रहता? नई जगह पे खतरा हमेशा रहता है। आप देखिए उल्तरल जब तक अपने उस कबीले में बैठा था रिस्क नहीं था, जब वो मूव करके गया था वो जहां पे दूसरे वाले मेरा हर सीरियल में जब वो गया था वो मार्केट वाली जगह पे बहुत सारे उसके साथी शहीद हो गए थे। तो हमेशा ग्रोथ में यही होता है, ठीक है। लेकिन भाई उसका ख्वाब था रियासत कायम करना, इसलिए उसको रिस्क लेना था। अच्छा बच्चों अब आ गई बात कौन सी, एक्सटर्नल। तो ये बच्चों समझ आ गई बात आपको सारी, ठीक है ना। तो रिस्क हमेशा ग्रोथ में होता है, रूटीन में कोई रिस्क नहीं होता। मैं एक जगह कंपनी में काम करता था, अच्छे खासे पैसे ले रहा था, तो उनके एक डायरेक्टर साहब थे, इतने शरारती थे ना कसम से, कोई प्रोजेक्ट नहीं चलने देते थे। अच्छे खासे जब हमारी रोजी रोटी सही हो जाती थी वो फिर पंगा लेते थे, कभी मॉरिशस में पैसे मरवा देते थे, कभी कहीं मरवा देते। नतीजा ये निकला जनाब तो उन्होंने वो जॉब मरवा के ही छोड़ी इंदा। यानी एक दिन मैं पहुंचा तो एसी उतर रहे थे,
तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा नोटिस सैलरी तुम्हें दे देंगे, लेकिन कंपनी अचानक बंद करनी पड़ी। यकीन करें मैंने दूसरा इंटरव्यू दिया, किसी को जाकर बताया भी नहीं कि क्या हुआ, उन्होंने कहा तू गया। अच्छा बच्चों, अब बात ये आगे आ गया एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। ये मैंने आपसे शेयर किया, मैं किसी को बताती ही नहीं कि मैं कंपनी में था और वो बंद हुई। मैं कहता हूँ नहीं मैंने महीना पहले छोड़ दी। अच्छा बच्चों, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कौन से हैं? जो कंपनी से बाहर है। अभी तक कौन से डिस्कस कर रहे थे? इंटरनल कर रहे थे, एम्प्लॉइज थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स थे, सीनियर मैनेजर्स। अब देखो कर्जा देने वाले कौन होते हैं? बैंक्स वगैरह। माल देने वाले गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर है, टैक्स मिलता है ना उसको, उसका भी मुफाद है। कस्टमर्स, चीजें मिलती हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज चाहिए, स्पेयर पार्ट चाहिए। कंपनी बंद होगी, गाड़ी की हरगड़ी बेकार हो जाएगी। अच्छा बच्चों, लीगल कम्युनिटी, लॉयर वगैरह, जाहिर है कोई ना कोई तो केस करेगा। जनरल पब्लिक, यानी हमारा नेस्ले से कोई इंटरेस्ट है? बिल्कुल है। हम वहां में हमारे मुल्क में नेस्ले काम कर रही है तो हमारा इंटरेस्ट तो है उसके अंदर, चलती है। हमारे भाई बंधु जो काम कर रहे हैं वो काम करते रहे, इंटरेस्ट तो है ना। और भी चीजें काफी सारी। इंक्लूड इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स कौन से होते हैं? जमात इस्लामी प्रेशर ग्रुप है। शेजान वालों को कह दिया कादियानी है जी, तो उनकी चीजें बिकती है मार्केट में? नहीं बिकती। सेल बड़ी कम है, बड़ी बड़ी बेकरियां बना के बैठे हैं, सेल कम। क्योंकि जमात इस्लामी ने कैंपेन चलाई हुई है कि क्या है, कादियानी। पहले तो बहुत चलाई थी, फिर उन्होंने गेम डाली। और क्या गेम डाली, बड़ी मजे की बात है। अच्छा बच्चों, अब क्या आगे बात? अच्छा जी, उसके बाद क्या आ गया बच्चों? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इन पर तो भी थोड़ी सी बात हो भी गई है, लेकिन इनकी थोड़ी सी डिटेल आएगी आगे। अच्छा बच्चों, अब आगे क्या? लेंडर्स एंड क्रेडिटर्स। लेंडर्स एंड क्रेडिटर्स कौन है? जो हमें कर्जा देते हैं। अच्छा, वो क्या चाहेंगे हमसे, है ना? नहीं, इनका वही हिसाब है जैसे आपके घर के बाहर बैगर खड़ा हो जाता है ना आके, वो क्या कहता है? अल्लाह के नाम पे दे। वो दुआएं क्या देता है? क्या दुआ देता है जी आमतौर पर? जी हाँ, ये अल्लाह बाग लगे रहे हैं, ये और तो उसको पता है कि बाग अभी नहीं लगे, 10 रुपए मिल रहे, बाग लग गए तो 100 ही मिल रहे, है ना? ये इसी तरह बैंकर्स हैं, वो दुआ कर रहे हैं, बाग लगे रहे, प्रोजेक्ट मिलते रहे, तुम हमसे कर्जा लेते रहो और हमें सूद देते रहो, ये दुआएं करते रहेंगे। जाहिर है इनका बाग लगेगा, इनके प्रोजेक्ट लगेंगे, उनका कर्जा लगेगा, लोन लगेगा और उनको पैसा मिलता रहेगा वापस मुनाफे इसमें। अच्छा बच्चों, तो टिपिकली फाइनेंशियल सपोर्ट है, इनसे पैसा लेके हम कारोबार में क्या करते हैं? इंजेक्ट करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, और आमतौर पर शेयर होल्डर का पैसा इतना ज्यादा भी नहीं होता कि सारा काम उसी से चला रहे हैं, बल्कि हमारी एक अप्रोच बैलेंस होती है, थोड़ा इक्विटी फाइनेंस और थोड़ा लेंडिंग हो, क्योंकि दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान आते हैं। तो हमारी कोशिश थोड़ी लेंडिंग हो जाए, थोड़ा ये काम हो जाए, लिहाजा हम दोनों को बैलेंस लेके चलते हैं। तो फर्म इनिशियली क्रिएट होती है तो सारा पैसा कौन लगाता है? मालिक। ठीक है। जब फर्म थोड़ी सी ग्रो करती है तो बैंक पैसा देने आ जाते हैं, और फिर वो ज्यादा ग्रो करती है तो शेयर होल्डर पैसा देने आ जाते हैं। फिर भी अगले जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, जब रेवेन्यू बढ़ने लगता है, वहां पर हमें पैसे की जरूरत पड़ती है और हम पैसा जो है वो लेंडर से लेते हैं, और वहां से हम पैसा लेके अपने कारोबार में क्या करते हैं? बोरोइंग करते हैं ना। देखिए, बोरोइंग करके कर्जा लेके अपने कारोबार में लगाते हैं और उससे कमा के हम क्या करते हैं? अर्न करते हैं। और लोन देने वाला जाहिर इस चीज को देखता है कि इस कंपनी की हिस्ट्री क्या रही है, कि पहले लोन लेके टाइमली पे करते रहे नहीं करते। बिल्कुल ऐसे जैसे आप एक गाड़ी टाइम पे क्लियर करा लें, आपको 10 फोन आ रहे होंगे एमसीबी के, सिटी बैंक के, मेजान बैंक के, अब जी गाड़ी आपकी क्लियर होगी, अगली गाड़ी हम आपको ऑफर करते हैं, तो वो आपको अगली गाड़ी। तो इसी तरह क्रेडिट्स की हिस्ट्री जो है आपकी, उससे देखकर वो आपको क्या करेंगे? कर्जा ऑफर करेंगे। लेकिन उनका इंटरेस्ट ये होगा कि आपका कारोबार चलता रहे, उनका कर्जा या उनका जो लोन आपको दिया गया है वो स्टेक पे ना लग जाए, और उसकी टाइमली इंस्टॉलमेंट और पेमेंट आप उनको देते हैं। क्लियर? और उन्होंने क्या चाहा? अच्छा बच्चों,
तो क्रेडिटर लेंड द फंड टू द फर्म ओनली इफ दे बिलीव दैट फर्म विल परफॉर्म वेल एनफ टू पे, कि वो उनको पैसे वापस मिल जाएंगे, यही उनका फ्यूचर है। ठीक है, द फर्म मस्ट कन्विंस द क्रेडिटर दैट द बिजनेस विल बी एबल टू जनरेट सफिशिएंट प्रॉफिट, यानी आपकी फिजिबिलिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उसको पढ़ के लगे कि आप पैसे वापस करेंगे। इसलिए आपने देखा होगा फिजिबिलिटी बनाने वाले भी लाखों रुपए लेते हैं। क्यों? अच्छी फिजिबिलिटी जो होती है, तस्वीर ऐसी बना देते हैं कि कुछ गड़बड़ भी है तो थोड़ा ठीक लगता है। जैसे उन्होंने लोन लेना था तो सारा काम मेरे से करवाया है, और मैंने इसलिए किया था कि मेरे एक दोस्त का लालच था कि वो CFO लग गया, वो तो मैंने उसके लिए किया था। मेरा जाती कोई इंटरेस्ट उस वक्त भी नहीं था, और मुझे पता था कंजूस मक्खी चूस लोग हैं जिन्होंने काम करने से पहले गुडविल मनी भी मुझे नहीं दिया, इन्होंने बाद में क्या देना। ये तो बंदा कहता चले यार ऑफिस में ला गए नदीम कैटर में खाना छाने खिला। अच्छा, लैंडर्स टू अ कंपनी इंक्लूड बैंक्स एंड बॉन्ड होल्डर्स। बैंक और बॉन्ड होल्डर्स ये दोनों तरह का कर्जा है। एक कर्जा हम लेते हैं लाइट बैंक से, ठीक है जी, या मिजान बैंक से। ये कौन सा है? ये कौन सा है? लेंडर्स वाला। अच्छा, बॉन्ड होल्डर्स कौन से होते हैं? जैसे हमारे रियासत के बॉन्ड होते हैं ना, 25,000 का बॉन्ड, 30,000 का बॉन्ड, 50,000 का बॉन्ड। अच्छा, कंपनियां भी बॉन्ड इश्यू करती हैं दुनिया में, और वो बॉन्ड के अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट मिलता है। यानी 25,000 का बॉन्ड आपने खरीद लिया, नेस्ले का वोडा बॉन्ड भी थे एक जमाने में, आपने वो बॉन्ड खरीद लिया, आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और आपको बाद में वो कैश भी हो जाएगा, बाद में वो कैश भी हो जाएगा और मार्केट में बिक भी जाता है। कि फर्ज करें मैंने नेस्ले का बॉन्ड खरीदा 25,000, नेस्ले एक बड़ी कंपनी, पहली बात तो ये कि सालाना तौर पे इसका प्रॉफिट यानी इस्लामिक हुकूमत है, प्रॉफिट आना शुरू हो गया। लेकिन अच्छी कंपनी है, किसी दूसरे दोस्त का यार ये मुझे दे दे, 25 में लिया था, 25 में दूंगा, मुनाफा बख्शीश है, क्या करेंगे, ज्यादा लेंगे, तो ये अलग बेनिफिट है। तो लिहाजा से बेनिफिट भी होता है। अच्छा, इसमें दो तरह के होते हैं, ट्रांसफरेबल भी होते हैं, नॉन ट्रांसफरेबल भी होते हैं। कंपनियां बात कर नॉन ट्रांसफरेबल भी दे देती है। अच्छा, ये देखना पड़ेगा। द मेन कंसर्न ऑफ द लेंडर्स आर दैट बोरोअर्स शुड बी एबल टू रीपे। मेन बात ये कि क्या ये पैसे वापस कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। जैसे आपने देखा इसाकदार के दौर में इकोनॉमी बड़े आराम से चल रही है, उसने मुल्कों से कर्जे नहीं मांगा, उसने अपना यूरो बॉन्ड इशू किया, उसको भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा रखे यूरोप में भेज दिया, यूरो बॉन्ड पाकिस्तान का अपना यूरो बॉन्ड भेज दिया वहां पे, और वहां से घरों से कर्जा ले लिया, हुकूमत से नहीं लिया, पब्लिक से ले लिया, बाद में पे बैक कर देंगे, लेकिन जो कर्जा आ गया उसको यूज ऑफ कर सकते हैं। क्या है नहीं बच्चों, ये घबराहट, नो प्रॉब्लम जी, सही होगी बात। तो कर्जा दो जगह से लिया जा सकता है। एक तरीका क्या है, बैंक से लैंडिंग कर ले, दूसरा क्या है, बॉन्ड छाप के भेज दे, और वो बॉन्ड जो खरीदेगा वो पैसा कर्जा है आपके लिए। जब आप दोबारा उसको वापस लेंगे बॉन्ड को, तो पैसे वापस करेंगे, लेकिन जितनी देर उसका पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं आप क्या पे करेंगे, प्रॉफिट पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। अच्छा बच्चों, सप्लायर, सप्लायर कौन होता है? जो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। आप बताइए, अगर टोयोटा अच्छी गाड़ी है, होंडा अच्छी गाड़ी है, तो इस पे सप्लायर का कोई रोल नहीं है। मेन चीज वो है जिसने एसी बना के दिया इतने अच्छे वाला, जिसने शॉक्स बना के दिए इतने अच्छे वाले, जिसने टायर बना के दिए, बैटरी बना के दी, इसमें से कोई चीज खराब लगा दे, शॉक खराब लगा के देखें, मजा है ना। थोड़ी सी घटों में गई और छन छना छन की बातें शुरू, और आप साथ ही यार बहुत बेकार गाड़ी है, सारा शोर अंदर आ रहा है। एक्चुअली क्या है, शॉक एब्जॉर्बर लगेगा, कोई एक चीज गलत डाल के देंगे, हेडलाइट गलत डाल, हेडलाइट के अंदर हेलोजन लाइट जरा गलत डाल, कॉम्प्रोमाइज करें तो किस चीज के ऊपर। अब ये जो मैं कर्टस लेके आया, ये सादी वाली जो मैं यूज करता हूँ आउटडोर टीम, इसका लिहाजा कस्टमर के क्या इंटरेस्ट है, सॉरी सप्लायर के क्या इंटरेस्ट है। सप्लायर का भी वही मसला है, वो बाहर आके सदा लगाता है तुम्हें भाग लग जाए, तुम्हारा कारोबार चलता रहे, तुम्हारे कस्टमर इतने हो जाए, दुनिया फैले, फायदा क्या होगा। जितने ऑर्डर ज्यादा मिलेंगे
उतना उसका मटेरियल ज्यादा बिकेगा। तो उसने मिसाल ही ऑटोमोबाइल की दी जो मैंने आपको दी, मिसाल ही किसकी दी है, मैन्युफैक्चरर की दी है। ये सारे के सारे किस चीज पे बेस करते हैं? अगर ये बिल्डिंग बना रहे हैं, अच्छा सीमेंट चाहिए, अच्छी वुड चाहिए, ठीक है जी, अच्छा मटेरियल चाहिए, फिर अच्छी बिल्डिंग बनेगी, नहीं बच्चों? अच्छा, अब इन्हें क्या चाहिए? ये चाहते हैं कि इन्हें टाइमली पेमेंट मिले, इनकी चीजें बिकती रहे, ठीक है, और इनके से जब माल लिया जाए वो कभी भी क्या ना हो, क्या ना हो, ये देखिए बैड डेट ना हो जाए। बैड डेट क्या होता है? ऐसा कर्जा जो ना मिले उसे हम क्या कहते हैं? बैड डेट ना हो, मेरे पैसे मुझे मिल जाए, कारोबार कंटिन्यू रहे, ठीक है, और कोई थ्रेट ना हो, और मुझे मेरा बायर, यानी उसके लिए तो बायर है ना, जो बंदा बैटरियां दे रहा है सुजुकी को, टोयोटा को, तो उसका टोयोटा बायर है, तो मेरा बायर मेरे साथ कैसे बिहेव करे? एथिकली। तो अब जरा एथिकली बिहेव करने का मतलब क्या है? जो डेयरी फार्म वाले होते हैं, जो मिल्क प्रोड्यूसर्स होते हैं, इनको टेट्रा पैक वाले बड़े अखलाक से डील करते हैं। नहीं करेंगे तो क्या होगा? दे विल सप्लाई टू समवन एल्स। तो क्या मिल्क की मिठाई भी बन जाती है, मिल्क का जो है वो ड्राई मिल्क भी बनता है, मिल्क के बदले और यीस्ट बन जाता है, मिल्क सॉरी वो चीज वगैरह बनते हैं, मिल्क के तो इतने प्रोडक्ट बनते हैं। इससे वो बड़ा एथिकल डील करते हैं, वो बड़े इखलाक से समझाते हैं कि आप जब दूध लेके चलेंगे फैसलाबाद से लाहौर आने तक तो आपने इतने टेम्परेचर पे रखना है, इसके लिए ये वाली टेक्नोलॉजी। तो आपने कहा आजकल वो टैंकर वाली गाड़ियां हैं, उनके अंदर एसी वगैरह वो लगे हुए अपने, जो उनकी टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, उससे जो केमिकल डाल दे, तो बड़ा एथिकली उन्हें डील करते हैं, और जैसे जैसे अपडेट होते हैं उनकी ट्रेनिंग भी करते हैं। तो ये चाहते हैं क्या? तीन बातें कौन सी? शाबाश, टाइमली पेमेंट मिले, कारोबार कंटिन्यू रहे, और कारोबार ग्रो भी हो ताकि इनका माल और बिके। अच्छा जी, गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर है। आप कहेंगे सबसे पहले इसके स्टेक होल्डर होने की वजह क्या है? टैक्स लेती है, ठीक है ना। अच्छा, पे रोल पे भी टैक्स लेती है, यानी एक टैक्स बिजनेस से लेती है उसके प्रॉफिट में, और एक टैक्स वो लेती है कि जब तुम इंप्लॉई को अदायगी करोगे ना सैलरियों की, तो टैक्स काट के देना और टैक्स हमें जमा कराना, और कंज्यूमर को जब चीज बेचना उससे सेल्स टैक्स लेना और वो भी लाके हमें जमा कराना। तो बड़े टैक्स के इनके मामला हैं, जिसके अंदर माल बेचोगे तो क्या दोगे? एम्प्लॉइज को सैलरी दोगे तो क्या दोगे? ठीक है। अच्छा, सप्लायर को पेमेंट करोगे जनरल टायर्स की, उसमें से भी टैक्स काट के हमें भेजना, ये भी याद रखना है। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। आप कैफ 2 पढ़ेंगे जब टैक्स, अल्लाह करे मेरे से पढ़े आप, तो आप देखेंगे कि कैफ 2 में अगर किसी ने जर्नल के टायर खरीदे अपनी गाड़ियों के लिए और टैक्स नहीं काटा, तो उसको वो एक्सपेंस माइनस करने की इजाजत नहीं, कहेंगे एक्सपेंस ही नहीं हुआ। एक्सपेंस तब है अगर तुम उसमें से टैक्स काटो और हमें जमा कराओ, तब फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाल सकते हो, वरना नहीं डाल सकते। तो किस किस का टैक्स? सैलरी दो, टैक्स काट के दो, माल बेचो, सेल्स टैक्स पेमेंट कोई भी करो, टैक्स काट के दो, वो हमें जमा कराओ, और अपनी आमदनी पर भी क्या करो? टैक्स दो। तो ये जो फ्री मार्केट इकोनॉमीज होती हैं, ये आमतौर पे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करती हैं बिजनेसेस, और आप जानते हैं कि यहाँ पे कंज्यूमर बहुत ज्यादा सैवरन होता है। क्या ख्याल है? तो लिहाजा यहाँ पर बहुत से ऐसे गोल्स होते हैं गवर्नमेंट के जो वो अचीव करना चाहती है वाया टैक्स, और उसका मफाद आपके साथ है। ठीक है जी। तो फर्म ऑन रिलाई ओनली ऑन एंटरप्रेन्योर ओनर्स, क्रिएट बिजनेस आइडियाज, पॉसिबली प्रोवाइड सम फाइनेंशियल सपोर्ट। तो कभी कभी गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, कर देती है। कैसे? वो कहेंगे कि अगर आप बीजी खान में फैक्ट्री लगाएं तो जितना आपके पैसे लगेंगे 10% हम भी डाल दें, तो बाद में आप हमें वापस कर देना। ठीक है। अच्छा, इससे क्या होगा? गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? बीजी खान की तरक्की हो जाएगी, वहां लोगों का रोजगार बन जाएगा और लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो जाएगी। ठीक है ना। तो लिहाजा ये अक्सर एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे देते हैं,
टैक्सेस वगैरह भी दे देते हैं, और सम टाइम वो जो नेचुरल मटेरियल होते हैं उसके अंदर मदद भी कर देते हैं, जैसे सीमेंट वगैरह बनाने में जिप्सन वगैरह निकालना, कोई ऐसी चीज है। अच्छा, बहरहाल बिजनेसेस पे किस पे टैक्स पे करते हैं? प्रॉफिट पे। किसके? कंपनी के। और वो मेंटेन करते हैं एक स्ट्रांग कंपनी। स्ट्रांग कंपनी मेंटेन करने से क्या मिलेगा? एक अच्छी इनकम ग्रो होगी, और वो मुआशी तरक्की हुकूमत के पॉलिटिकल बैग में जाएगी कि अगर 5 मल्टीनेशनल इस वक्त आ जाए और तकरीबन हमारे को 2-2-2.5 हजार लोगों को जॉब दे दें कराची और लाहौर में, तो प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कहेंगे? हमने कमाल कर दिया, बाहर से इन्वेस्टमेंट ले आए, इतने लोगों को रोजगार मिल गया, और देखिए मुईशत कहां जा रही। नहीं तो ये क्या है कि जब ये काम करेंगे तो बेनिफिट किसको जाएगा? गवर्नमेंट को जाएगा, रोजगार मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय कर दिया जाएगा, ठीक है जी। और गवर्नमेंट जाएगी ये रेगुलेशंस की क्या करें? पाबंदी करें। कौन कौन से रेगुलेशंस बच्चों? ये कौन सा लॉ है? एम्प्लॉयमेंट लॉ। इसकी कोई मिसाल? जॉब सिक्योरिटी दो, हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखो, और सैलरी 21,000 से कम नहीं दे सकते, मिनिमम सैलरी रूल्स है कुछ। अच्छा, और निकालने का तरीका, रखने का तरीका। उसके अलावा इसकी क्या मतलब होगा? पोल्यूशन वगैरह ना फैलाओ, केमिकल, अगर केमिकल और पानी जमीन से निकाल के यूज करते जाओ, चीजें दो ही कर, पानी गटर में फेंक दिया, नहीं, पानी को रिसाइकिल करो, दोबारा यूज करो। अच्छा बच्चों, हेल्थ एंड ये नहीं कि बड़ा बड़ा वजन उठवाया हुआ है और जनाब मजदूर बेचारे सर पर उठा के जा रहे हैं, पता लगे 45 साल की उम्र डिस्क स्लिप हुई हुई। ये नहीं, इनको कोई चीज हो जिसपे रख के लेके जाए, सेफ्टी बेल्ट लगाओ इनके। अच्छा बच्चों, कंपनी लॉ बना हुआ है इसके ऊपर, तो लिहाजा गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि हमें टैक्स भी दो, टैक्स लेके भी दो, ठीक है, हमारे लोगों को रोजगार भी दो, ठीक है, और हमारी गवर्नमेंट को इकोनॉमिकली स्ट्रांग भी करो, और हमारे लॉज को भी वायलेट ना करो। अच्छा बच्चों, कस्टमर्स क्या चाहते हैं? कस्टमर्स ये चाहते हैं कि उनका बहुत बड़ा स्टेक है, वो चाहते हैं हमें प्रोडक्ट दो। कौन से वाला? जो वैल्यू मतलब है, हमेशा वैल्यू का मतलब क्या होता है? प्राइस थोड़ी, सेटिस्फेक्शन ज्यादा, इसको कहते हैं वैल्यू। तो हमें क्या करो? वैल्यू डिलीवर करो। और कस्टमर हमेशा अट्रैक्ट होता है किस चीज से? जो उसकी रीजनेबल डिजायर को पूरा करे रीजनेबल प्राइस पे। तो वो चाहता है रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट नहीं, लेकिन उसके अंदर क्या होनी चाहिए? क्वालिटी, जो कस्टमर की डिजायर को पूरा करे, और उसके अंदर हो आउटस्टैंडिंग फीचर्स, ठीक है जी। कि कस्टमर जूते लेने जा रहा है, ऐसे जूते बने हो जिनके अंदर एग्जॉस्ट फैन लगे, टायर ठंडे रहे, ये छोटा ना एसी लगाओ, ठीक है, रात के वक्त हेडलाइट लगी हो आगे ताकि अंधेरे के अंदर उसको नजर आए। नहीं बच्चों, बाहर से शूज नजर आए, अंदर से जॉगर का कंफर्ट हो। तो ये कस्टमर यही चाहता है। क्या हाल है? गाड़ी हो जिसके अंदर मोबाइल बिल्ट इन फीचर के अंदर हो, माइक बिल्ट इन फीचर के अंदर हो, ठीक है जी, और अंदर और बाहर का टेम्परेचर भी बताती हो, अपने इंजन का टेम्परेचर भी बताती हो। ये तो पुरानी गाड़ियां बता रही है। फ्यूल गेज भी हो, स्पीडोमीटर भी हो, आरपीएम भी हो, और उसके साथ साथ चारों टायरों का एयर प्रेशर भी बताती हो। ऐसी गाड़ियां भी है। ऐसी गाड़ियों में अगर आप रोक के एक जगह बोले कहें जी कि हवा भरने, खुद ही हवा भर देती है गाड़ी, उसके अंदर पंप कनेक्टेड है टायरों के साथ, लेकिन चलती हालत में नहीं। उसको रोक के वो एक जगह खुद ही एडजस्ट हो जाती है गाड़ी, जहां वो पाइप कनेक्ट हो जाते हैं जाकर टायर के साथ, और वो खुद ही हवा भर लेती है अपनी। रोड में चलते हुए बैलेंस भी बताती है कि वो ऊपर अगर टायर इधर हो गए, सीधा कर ले जीप, तो उलट जाएगी, कहता आवाज आती। अच्छा, और उसके अंदर क्या है? सिक्योरिटी लॉक लगे हुए, सिक्योरिटी लॉक है। मेरे दोस्त मरी में जाहिर कर रहे हैं, उधर जाएंगे चाबी घुमा बैठे। घर में अम्मा को फोन कहते हैं, अम्मा जी वो अलमारी चाबी भई ओदा बटन दबा दे,
अम्मा ने इधर बटन दबाया, उधर गाड़ी स्टार्ट हो गई, लेके लो नादा। यानी सैटेलाइट कनेक्टेड है सिक्योरिटी के। कैसा जबरदस्त निजाम। तो कस्टमर चाहता है उसे आप वैल्यू डिलीवर करें। तो आप देखिए बड़े बड़े नाम है, एप्पल और सैमसंग, इनके फोन आउटस्टैंडिंग फोन होते हैं। क्या ख्याल है बच्चों, है ना जी। अच्छा, और वैसे तो यार वीवो भी बड़ा आउटस्टैंडिंग फोन है, मैंने यूज करके देखा, आउटस्टैंडिंग फोन है वीवो। ओप्पो का नहीं इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, वीवो का मेरा अच्छा है। दीज फर्म्स आल्सो कमिटेड टू सर्टेन स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी, तो इनको स्टैंडर्ड और क्वालिटी की चीजें देनी पड़ती है। अच्छा, आफ्टर सेल कस्टमर को क्या चाहिए होता है? गाड़ी बेच दी, आप क्या चाहिए? आपको स्पेयर पार्ट चाहिए, मेंटेनेंस टेक्निक उसकी सिखानी पड़ेगी वर्कर्स को बुला के। ये क्यों हर वक्त होंडा मोटरसाइकिल वाले मैकेनिकों को बुला के ट्रेनिंग देते रहते हैं? जब नई स्पीडो बाइक आती है तो उसके ब्रेक जो होती है, हाइड्रोलिक ब्रेक या फ्रंट ब्रेक है, उसकी असेंबली लाइन के डायग्राम बनाए जाते हैं, वर्कशॉपों में भेजे जाते हैं, और वहां के मैकेनिक्स को बुला के एक एक पुर्जे से रोशनास कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? ताकि आफ्टर सेल कस्टमर ये कहे कि इसका मैकेनिक मिल जाता है, इसका रिपेयर आसान है। ठीक है, उसका डिजाइन इस तरह से बनाया जाता है कि इंजन खोल के फिट किया जाए, वरना अगर उनका ये इरादा ना हो पैक इंजन ले और जब इंजन खराब हो जाए कि नया इंजन लेके डाले। क्या हाल है? ये सब कुछ क्यों होता है? ये सब उसका हिस्सा। अब कौन सी कम्युनिटी आ गई? लोकल कम्युनिटी। जहां हमारी फैक्ट्री है उसके इर्द गिर्द कुछ लोग रहते हैं। अच्छा, अगर हमने उनके साथ ताल्लुकात अच्छे ना रखे, क्या कर सकते हैं जनाब? वो आपका वो हाल कर सकते हैं, आपको लग पता जाए। सबसे आसान हल तो ये कि जिधर से आपका माल आ रहा है सड़क पे स्पीड ब्रेकर बनाना। ठीक है जी। फिर भी अगर आप ना माने तो 4 या 6 किलो बड़े कील लेके बिखेर, बड़े बड़े टायर जी। ठीक है जी। और बड़े रोला डाल सकते हैं, हड़ताल कर दें, लीगली वहां पे बुला ले पुलिस को और वहां पे धरना देके बैठ जाए। क्या हाल है? आप लोगों को तो वैसे भी बहुत आता है। अच्छा, तो कहने का मतलब बड़ा मसला हो सकता है, लिहाजा लोकल कम्युनिटी के साथ बहुत ज्यादा बना के रखनी पड़ेगी। लेकिन लोकल कम्युनिटी को भी इनके साथ बहुत बना के रखनी पड़ेगी। क्यों? बहुत जल्द हजारों लोग यहां जॉब कर रहे होंगे उस शहर, और ये मिल से उनकी मुईशत चल रही होगी। अच्छा, मुईशत डायरेक्ट भी चलती, इनडायरेक्ट भी चलती। वो कैसे? जरा गौर करें। किसी बड़ी मिल देखिए आपने कभी कोई बड़ी फैक्ट्री, उसके अंदर बड़े वर्कर होते हैं ना जी। क्या हाल है? क्यों भाई? बहुत सारे वर्कर होते हैं, लेकिन उसके बाहर छोटी छोटी दुकानें भी होती। कौन कौन सी दुकानें होती हैं आमतौर? चाय का खोखा, बिल्कुल ठीक है। और क्या होता है जी? आप अंदाजा नहीं करेंगे, वहां दर्जी भी बैठे होते हैं, वहां पे पंक्चर वाले भी बैठे होते हैं। ये तो मैं बहुत थोड़े कह रहा हूं, मोटरसाइकिलों की वर्कशॉप खुली होती है वहां पे, बिल्कुल। अच्छा, और अल्लाह ना करे फैक्ट्री बंद हो गई, वो भी उजड़ गया, पेट्रोल पंप भी उजड़ गया, उसके साथ सारी दुकानें भी उजड़ गई। यानी डायरेक्ट जॉब लेने वाले भी फायदे में हैं, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो दुकानें बनी हुई है, आप लोग फिरोजपुर रोड जाए ना गजुमता, तो आगे एक आता है बहुत बड़ा नाला, उसको कहते हैं हडियारा ड्रेन। उसकी लेफ्ट साइड में जाएंगे तो निशात वहां पे निशात की फैक्ट्री, वहां पे शूज की बड़ी बड़ी फैक्ट्री है। अच्छा, वो शूज की फैक्ट्रियों ने वहां फेयर प्राइस शॉप्स खोल दी, तो जो माल में थोड़ा बहुत कोई धागा वगैरह खराब हो बेच दिया, लोग वहां खरीदने जाने लगे। आप यकीन करें, रास्ते में सारे जगह जगह छोटे छोटे शॉप्स खुल गए। अब वो मार्केट है, इकोनॉमिकल शूज खरीदने की मार्केट है। अच्छा, गज्जू मत्ता में तो है ही मार्केट। हश पप्पीज के जो रिटर्न माल होता है एक्सपोर्ट का, अर्बन सोल का जो होता है वहां आता है, वो गज्जू मत्ता के लास्ट स्टेप पे लेफ्ट साइड पे दुकानें। कभी आप देखें, लेकिन खरीदने का तरीका ये कि सर्दियां जाने पे शूज खरीदें और गर्मियां जाने पे सैंडल, क्योंकि सर्दियां जाने पे शूज खरीदने कोई नहीं आएगा, और जो वंडरफुल शूज होंगे वहां पड़े होंगे। मैंने कहीं तो खरीदे,
जो मुझे आइडिया है कि कब खरीदने चाहिए। तो गरीब आदमी अंदाजा लगाता रहता है कौन सी चीज कहाँ से सस्ती और अच्छी, और हम टीचर हैं, बताइए हमारा अंदाजा है यार कोई निशाना रख के चीज सस्ती मिले और अच्छी मिले, तो हम टारगेट करके बैठे होते हैं, जैसे को सस्ती होती है चीज हम जाके खरीद लाते हैं, और क्या करें, मालिक थोड़ी कॉलेज। अच्छा बच्चों, तो बहरहाल नो गोल एफर्ट्स बिजनेस की चलती रहती है और लोकल कम्युनिटी को मुआशत भी देते हैं, रोजगार भी देते हैं, उस एरिया की तरक्की, उस एरिया का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और आप देखिए वो बस स्टॉप भी वो बना देते हैं, वहां पानी का वो कूलर भी लगा देते हैं और ऊपर अपना स्टार वगैरह लगा देते हैं, नो प्रॉब्लम, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कम से कम स्टॉप पे बैठने के लिए कोई सीट तो है ना, तो बड़ा काम करते। अच्छा बच्चों, तो जनरल पब्लिक का कंसर्न क्या होता है? उनका कंसर्न ये होता है कि हमारी सेहत पे कंप्रोमाइज ना हो। आपको याद है इंडिया की एक फैक्ट्री है, यूट्यूब पर पड़ी हुई है उसकी वो क्लिप, जिसका केमिकल लीकेज हो गया था, पता नहीं भवानी शहर है, पता नहीं कौन सा शहर है, 5000 लोग एट ए टाइम मर गए। गलती से कोई खतरनाक किस्म का केमिकल फायर हो गया था, खतरनाक किस्म का केमिकल फायर हो गया था। मेरे अपने बचपन की बात है, कोई स्पेसशिप गिरना था दुनिया में, कहीं भी गिरना था, अमेरिका का स्पेसशिप था, उसका कोई टैंक था या क्या पुर्जा था, वो गिरना था। तो हमारे रोजनामा जंग की आदत थी फजूल से ना बातें करने की, उन्होंने छाप दिया कि जी ये पाकिस्तान में भी गिर सकता, हाँ जी पाकिस्तान में गिर सकता। हमारे घर की बैक साइड में एक बर्फ। अच्छा बच्चों, तो बस सिर्फ एक चीज बदली वाकया में, मैं ईमानदारी से बता दूं, बात हम ये कह रहे थे कि इनका मकसद ये होता है कि प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, पोल्यूशन ना हो, ठीक है जी, और उसके बाद क्या है, रिश्वत वगैरह ना हो। ये चाइनीज से सबसे बड़ी तकलीफ हमें क्या होती है, चाइनीज से स्विमिंग शो, बड़ा शौक छोटा शौक, मतलब बड़ा शौक बड़ा शौक तो और फिर लसन सारे और जो भी है काम हो जाते। और खूबी की बात यह कि जहां पे वो काम और कोई पूछेगा नहीं, हमने बकरा लेना हो कहां का कहां रेट जाता। अच्छा बच्चों, अच्छा एक्सप्लॉयटेशन ना हो किसकी, कंज्यूमर की, ठीक है, चीजें सस्ती लिखें और दे, और मिसलीडिंग मालूमात ना दे, मिसलीडिंग मालूमात ना देंगे। ये शैम्पू हेयर प्रोटेक्ट करेगा, वो बेचारे ने लगा लिया और चक्कर एक था 3 बन गए, किधर गए, हाँ जी। अच्छा बच्चों, तो ये नहीं होना चाहिए। एंड देन मोनोपलाइजेशन नहीं है कि पूरी मुईशत पे कब्जा कर लिया, सारे वसाइल अपने पास रख लिए, बाकी छोटी फैक्ट्री और छोटी फर्म्स को भगा दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। ये आमतौर पे जनरल पब्लिक नहीं चाहती। वैसे कुछ और बातें भी है जनरल पब्लिक की, वो क्या, जनरल पब्लिक ये कहती है कि हमारी नेशनल आइडियोलॉजी के खिलाफ कोई काम ना करना, और उसके अलावा कोई इश्तहार ऐसा ना बने जो हमारे कल्चर के खिलाफ हो। जो वेस्ट का इश्तहार है वेस्ट में चलाओ, जो अमेरिका का अमेरिका में चलाओ। हमारे यहाँ अगर इश्तहार बनाना है तो चादर वाली बुखो आए, दुपट्टा शपट्टा लेके, सीधी बात। तो हमने अपने कुछ रूल्स रखे हुए, तो उसके मुताबिक। अच्छा बच्चों, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अब ये तो कहानी आप समझ गए होंगे। अब आप बताओ कि तरतीब क्या है, ये कौन है? ना ये चेयरमैन है, ये सीईओ, क्या समझे, ठीक है। और ये कौन है? सीएफओ। ये कौन है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये कौन है? कंपनी सेक्रेटरी। समझ आ रही बात की? तो ये कैन सिट इन दिस वे, यू टेबल है ना, यू टेबल, तो चेयरमैन पैरेलल भी आ सकता है। अच्छा बच्चों, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या करते हैं? चूंकि जो नॉलेज हमारे पास नहीं होता कौन लेके आएगा? जरा गौर से आपने पढ़ना बच्चों, बस ये आखिरी स्लाइड है तकरीबन। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या लेके आते हैं हमारे लिए? एक्सपीरियंस और नॉलेज जो हमारे पास नहीं है। याद रखना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो आमतौर पे मैंने देखे ना 45 साल 48 साल एज है, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैंने 75 ईयर्स का भी देखा, 75 साल 80 साल। क्यों? उसके पास क्या है? नॉलेज है, तजर्बा। अगर हमने
एयरलाइन चलानी है तो हमें कम से कम एयरफोर्स के रिटायर एयर कमोडोर कम से कम 2-3 रखने चाहिए। हमारी गलतियों की निशानदेही करेंगे, हमें नॉलेज देंगे एयर ट्रैफिक रूल्स का, बाकी चीजों का। अच्छा बच्चों, इंटरेस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम दोस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अच्छा कोई बच्चा ये बता सकता है कि इनको किस तरह रिन्यूमरेशन दिया जाता है कि इनका वो वाला इंटरेस्ट ना हो? इनको तनख्वाह नहीं दी जाती, अगर सैलरी देंगे तो ये उनके साथ मिल जाएंगे, अगर इनको शेयर ऑफर करेंगे तो इनके साथ मिल जाएंगे। इनके साथ मायना होता है आपकी पर मीटिंग 10। इससे ज्यादा हम नहीं देंगे। क्यों? इससे ज्यादा देंगे तो ये उनके साथ मिल जाएंगे, कोई रिस्की डिसीजन होगा ये फेवर कर देंगे। हमने इन्हें क्या रखना है? न्यूट्रल। जैसे सऊदीया में जो फैसला करने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? वो हम तो जज कहते हैं ना, वो काजी कहते हैं। वो काजी की तनख्वाह हुकूमत से नहीं दिलवाते कि हुकूमत से तनख्वाह दिलवाई तो हुकूमत के खिलाफ केस आया तो क्या होगा? वो फैसले में बाइस हो जाएगा। उसका एक अलहदा महकमा काफ बनाया हुआ है, उसकी कुछ अपनी आमदनी है। तो उलमा को, इमाम मस्जिद को और काजी को तनख्वाह कहां से आएगी? महकमा काफ से, ताकि अगर वो तनकीद करना चाहे तो खुल के करें, और अगर वो फैसला करें तो हुकूमत के खिलाफ जुर्माना करने से, हुकूमत से हुकूक मांग के देने से अवाम को बिल्कुल वो बास। और यही वजह के देखें वहां चोरी किया ना तो जुम्मे वाले दिन मेन सड़क के ऊपर फलां बंदे चोरी की, पकड़ा गया, उसका सबूत मिल गया, हाथ काट दिया। फलां बंदे ने कत्ल किया, 10 साल जेल में नहीं रखेंगे। उन्होंने क्या करना है? गर्दन वो गई, उसको स्टिच लगा के देते हैं वापस बाकी। हाँ गर्दन ठीक है, और क्या करें बेचारे। तो लेकिन उसके बाद जो एक गर्दन जब उठ जाती है तो बाकी सारे क्या हो जाते हैं? सीधे हो जाते हैं। अब देखें ना, आप सारे कितनी बातें करते थे फौज के खिलाफ, हो जाता बंदा, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा बच्चों, सो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं उनका काम है एक्स्ट्रा नॉलेज लाना। अच्छा, और इसमें मैंने दूसरी किताबों में पढ़ा है, शेयर होल्डर को एक कॉन्फिडेंस देना कि हम तुम्हारे मफाद का तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए यहाँ हैं। अच्छा, और खूबी के बाद आप ये बता सकते हैं कितने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो तो कितने शेयर होल्डर, कितने नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए? यानी फर्ज करें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 10 हैं तो नॉन एग्जीक्यूटिव कितने होने चाहिए? मिनिमम उनके बराबर होने चाहिए, मिनिमम बराबर रेशो, ठीक है। और ज्यादा बेहतर यह है कि उनसे ज्यादा होना चाहिए। आगे आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ये पढ़ेंगे जाके तफसील से, ठीक है ना बच्चों। तो ये उनसे ज्यादा होने चाहिए। अच्छा, बोर्ड को कैसे पता चलता है कि यहाँ पे एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जरूरत है? कैसे पता चलता होगा? चेयरमैन भाप जाता है और कंपनी सेक्रेटरी भाप जाता है। कैसे? हमने बातें की, बड़ी लॉ पे बात हुई, अकाउंट्स पे बात हुई, ऑडिट पे बात हुई, हर बंदा बोला। आईटी में बात हुई को बोला नहीं है, कोई इनपुट नहीं आई, फौरन पता लग गया कि एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जरूरत है जो किस फील्ड का हो? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये बोर्ड का स्ट्रक्चर बदलता रहता है बच्चों वक्त के साथ साथ, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। अच्छा बच्चों, क्लियर हो गई जी बात? चलो जल्दी से इसका जवाब दो। Which of the following are advantage of non-executive director on the company board? They can provide wider perspective on the ज्यादा knowledge, बड़े होराइजन के साथ, ठीक होगी बात। और रीअश्योरेंस टू शेयर होल्डर, क्या कि तुम्हारे मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ हम कर रहे हैं। दे हैव एक्सटर्नल एक्सपीरियंस, उनके पास ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का एक्सपीरियंस है, इसलिए वो नई बात आके बताएंगे। ये तो है ना कुएं के मेंढक हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो बाहर से हैं। अच्छा, नॉलेज विच एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डू नॉट पोजेस। और आगे क्या कह रहा है? दे हैव मोर टाइम टू डिवोट टू रोल। ये गलत है, वो तो विजिटिंग है, वो तो सिर्फ मीटिंग के लिए आते हैं, वो तो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो ज्यादा टाइम कैसे दे सकते हैं? समझ आ रही बात की बच्चों? अच्छा, तो ये बच्चों हो गया क्या ऑप्शन तो बताई नहीं, ये लो।
ठीक है, डन हो गया जी।